आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 जो स्ट्रेस स्ट्रेन था उसमें ये एक टॉपिक रह गया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको देखते हैं, उसके बाद सेकंड यूनिट जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी का है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। समझें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी और जो वर्किंग अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस है इसके बीच के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी मटेरियल का या बॉडी का जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है और जो अलाउएबल वर्किंग लोड है, ठीक ना, मैक्सिमम अलाउएबल लोड, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसको समझने के लिए हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये हमने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे ये सारा काम किसके अंदर हुआ था, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जो पॉइंट था दिस इज अपर यील्ड पॉइंट और ये जो पॉइंट था दिस इज द लोअर यील्ड पॉइंट। इसके पहले यहां पर जो हमारा था दिस इज इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक लिमिट से जस्ट नीचे क्या था हमारा, प्रोपोर्शनल लिमिट था। ठीक है, सपोज ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज इलास्टिक लिमिट, सी इज यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। ये जो सिस्टम था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये आप कह सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के लिए था या फिर माइल्ड स्टील के लिए था। ठीक ना, इसके जस्ट बगल में मैं ये किसका हो गया, दिस इज फॉर कास्ट आयरन, ठीक ना, या फिर ब्रिटल मटेरियल। इसमें यही हमारा इलास्टिक लिमिट भी था और यही हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस भी था। इसके केस में ये पॉइंट दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, ये जो पॉइंट था ये अल्टीमेट पॉइंट था। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट अल्टीमेट था, लेकिन यहां पर इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद ही क्या था, अल्टीमेट पॉइंट था या फिर कहें ब्रेकिंग पॉइंट था। इसमें ये सारा रीजन होता ही नहीं है, इस पॉइंट के बाद जस्ट चीजें क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है। दैट इज द ब्रिटल मटेरियल, लैक ऑफ डक्टिलिटी। ये चीज हमें दिखाता है कि मटेरियल क्या है, डक्टाइल है। ब्रेकिंग से पहले एक लंबा एलोंगेशन दिखाता है और ब्रिटल मटेरियल के केस में कोई एलोंगेशन होता ही नहीं है। जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा और एलोंगेट करने की कोशिश करते हैं, चीजें वहीं पर क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को यह समझना है कि कोई सिस्टम कितना ज्यादा लोड ले सकता है। अगर हम बात करें डक्टाइल मटेरियल की तो इसकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, और इसके केस में भी अल्टीमेट। लेकिन ध्यान रहे जब आप डक्टाइल मटेरियल के साथ डील कर रहे हो तो हम अल्टीमेट स्ट्रेस तक नहीं जाते, किसको लेते हैं, अपर यील्ड पॉइंट को ही ले लेते हैं। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, यानी यहां से ही प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। और फेलियर की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हो रही है, क्योंकि कार्बन एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो इधर खतरा हो सकता है, इसलिए हम जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो किसको लेते हैं, यील्ड स्ट्रेस को। यील्ड पॉइंट की जो यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज यील्ड स्ट्रेस, इसी को कंसीडर करते हैं एज अ मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन जब हम बात ब्रिटल मटेरियल की करते हैं तो यहां तो यील्ड पॉइंट है ही नहीं, इस केस में कोई यील्ड पॉइंट नहीं है।
दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। और बी से जरा सा आगे गए नहीं कि हमें क्या मिल गया, अल्टीमेट पॉइंट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसके बाद वो क्या हो जाना है, ब्रेक हो जाना है। तो जब हम मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे किसके केस में, ब्रिटल मटेरियल के केस में, तो स्ट्रेस की कौन सी वैल्यू लेंगे, अल्टीमेट लेंगे। क्लियर है, यहां पर स्ट्रेस की ये जो वैल्यू है अल्टीमेट। जब हमें ब्रिटल मटेरियल के साथ डील करना हो, यानी अगर आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं और उसमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, ब्रिटल मटेरियल, तो जब आपको मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, उस केस में आप क्या लेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे। लेकिन यदि डिजाइन में आपका मटेरियल डक्टाइल है, इन दैट केस आप किसको लेंगे, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट की वैल्यू को ही हम मानेंगे मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। बात समझ में आ रही क्यों, क्योंकि अगर आपने यील्ड पॉइंट नहीं लिया तो अगले ही क्षण स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अपर यील्ड पॉइंट से कहां जाएंगे हम, लोअर यील्ड पॉइंट पे आ जाएंगे, जो कि गलत है और मटेरियल फेल हो सकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम कहां पे रुक जाते हैं, यील्ड पॉइंट पर। हम टूटने का इंतजार और कार्बन एटम के एक दूसरे पर फिसलने का इंतजार नहीं करते। बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये किसका रेशियो है भाई, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी अपॉन मैक्सिमम अलाउएबल लोड कैपेसिटी। समझे, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब है यदि मटेरियल डक्टाइल है तो इसकी वैल्यू किसकी होगी, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे, और अगर मटेरियल ब्रिटल है तो इसकी वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। और मैक्सिमम अलाउएबल लोड कैपेसिटी, ठीक ना, ये डिपेंड करता है डिजाइन इंजीनियर पे, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैं एक ब्रिज बना रहा हूं, तो ब्रिज पर हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम लोड किसी समय में कितना आ सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशन, अलाउएबल का मतलब क्या है, जो अलाउ नॉर्मल कंडीशन में अलाउ किया जा सकता है। मान लो एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक ना, और इसकी क्षमता 100 टन की है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 100 टन। सामान्य स्थिति में ये कितना लोड ले सकता है, 100 टन का लोड आसानी से, अगर 100 टन इसके ऊपर अप्लाई हो तो इसको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये और ये 100 टन क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 100 टन, यानी 100 टन तक ये आसानी से झेल सकता है। 100 टन का लोड इसके ऊपर आ जाए तो भी इससे कोई समस्या नहीं। ये वैल्यू हुई मैक्सिमम अलाउएबल लोड कैपेसिटी। अब ये मैक्सिमम है, यानी उस स्थिति में जब सारी चीजें सामान्य हो और लोड बढ़ाते बढ़ाते क्या हो जाए, ऐसे समझे किसी ब्रिज के ऊपर पुल बना हुआ है और ब्रिज पे जाम लग जाए। ब्रिज पे क्या लग जाए, ब्रिज पे सिर्फ ट्रक खड़े हों और ट्रक क्या हो, लोडेड हो, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। भाई ब्रिज के ऊपर से गाड़ियों के लिए बनाया गया था ना, तो गाड़ियों में सबसे ज्यादा हैवी कौन होता है, ट्रक, और वो भी कब, जब वो किस कंडीशन में हो, लोडेड कंडीशन में हो, तो वो उसका मैक्सिमम अलाउएबल लोड हो गया, ठीक ना। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन आएगी कि ब्रिज पे सिर्फ और सिर्फ ट्रक ही हो, बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो अगर आ भी गया तो भी चिंता करने की बात, क्योंकि उसको वो क्या है, उसका मैक्सिमम अलाउएबल लोड है, ठीक है। अब ये तो मैक्सिमम अलाउएबल लोड हो गया। अब हम उस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, यानी 100 टन की कैपेसिटी का बनाया गया था और 150 टन हो जाए, या कितना हो जाए, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होगा, ब्रिज फेल कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, उस सिचुएशन में ब्रिज क्या हो जाएगा। इसी चीज से बचाने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लाया गया। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस किसके लिए,
अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, या फिर मटेरियल के अंदर किसी तरह का कोई क्या हो, फॉल्ट हो, इन तरह की सिचुएशंस में हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। क्योंकि 100 टन लोड कैपेसिटी थी और हमने 100 टन का ही बनाया ब्रिज, तो सिचुएशन खराब होने पे, स्थिति खराब होने पे, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ये ब्रिज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इससे बचाने के लिए किसको लाया गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर बहुत आसानी से समझें तो ये हमें ये चीज बताता है कि कोई चीज आवश्यकता से कितनी ज्यादा मजबूत बनाई गई है, कोई भी चीज आवश्यकता से कितनी ज्यादा, यही चीज क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे मैंने बताया इसकी आवश्यकता कितनी थी ब्रिज की, 100 टन। सामान्य अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू जो है, सामान्य लोडिंग वैल्यू जो है कितनी है, 100 टन। लेकिन जब ब्रिज बनाया जाता है तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं। कंक्रीट का काम जब भी करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 3। यानी 100 टन क्षमता का हमको बनाना था, ठीक ना, लेकिन हम इसको कितनी क्षमता का बनाएंगे, 300 टन। यानी ये अपनी आवश्यकता से कितनी गुना मजबूत है, 3 गुना मजबूत है। ये जो 3 गुना है ना, यही क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब इस बात को समझें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। दैट इज, अगर स्टील के केस में देखें तो ये हम अल्टीमेट या फिर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे अपॉन लोड कितना है, मैक्सिमम अलाउएबल लोड 100 टन, ठीक ना। तो यहां अल्टीमेट और कौन सा, यील्ड स्ट्रेस अपॉन 100। यानी अब अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना। यानी मटेरियल को इतना मजबूत रखना होगा कि वो अपनी क्षमता से 3 गुना स्ट्रांग रहे। तो कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत सामान्य भाषा में बताएं तो ये हमें बताता है कि कोई भी चीज अपनी आवश्यकता के कितना गुना ज्यादा सिस्टम क्या है, स्ट्रांग बनाया गया, उसकी स्ट्रेंथ को कितना ज्यादा बढ़ा करके बनाया गया। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों दिया गया, ताकि जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो उससे बचा जा सके। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि ट्रेन 80 लोगों के लिए बनाया गया, अगर पर व्यक्ति का मैं 1 क्विंटल वजन मान लूं तो कितने हुए, 80 क्विंटल हुआ एक ट्रेन की बोगी। लेकिन उसको क्षमता से 800 लोगों के हिसाब से बनाया जाता है, 10 गुना ज्यादा रखते हैं कि पर्व त्योहार में जब उसमें 400 लोग घुस जाएं बोगी में तो उसकी सिचुएशन डमाडोल ना हो। वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या रखा जाता है, बहुत। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कि जान माल का कितना नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कंक्रीट के केस में हम कितना रखते हैं, 3। लेकिन यदि हमको पता है कि भाई वहां अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में अगर ब्रिज टूटती है तो बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, तो उस केस में 3 नहीं रखा जाएगा। अगर लाइफ लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कर दी जाती है, कई गुना। जैसे कि मैंने बताया रेलवे में 10 गुना लेके चलते हैं, क्षमता से 10 टाइम्स भी लोडिंग हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ठीक ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा को कितने गुना इंक्रीज किया गया, किस फैक्टर से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। दैट टर्म इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। कई जगह देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस को फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। कई जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या लिखता है, फेलियर स्ट्रेस। फेलियर स्ट्रेस का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई मटेरियल कहां पे फेल होगा भाई, या तो अल्टीमेट पॉइंट पे या फिर एंड पॉइंट पे, वहीं पे तो उसको फेल हो जाना है, ठीक ना। तो कई जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वो लिखता है फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और वर्किंग स्ट्रेस का मतलब कौन सा, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है।
ठीक ना। और फेलियर स्ट्रेस का मतलब मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है। क्लियर है। ऑटोमोबाइल के केस में भी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 गुना होती है। कंक्रीट के केस में भी 3 गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, और स्टील के केस में भी 3 गुना। सॉरी, ऑटोमोबाइल के केस में, स्टील के केस में 1.8 से लेकर के कितना रखते हैं? 2 टाइम्स तक रखते हैं। स्टील का अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.8 से लेकर के 2 तक होता है। जितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है उसे डबल लेके चलते हैं। और अगर कंक्रीट का है तो कितना लेके चलेंगे? 3। और ये और भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन लाइफ का कितना नुकसान हो रहा है। उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान रखना है। ध्यान रहे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है। एक चीज और जाने, कहीं कहीं इलास्टिक लिमिट की वैल्यू नहीं दी रहती है। तो अगर इलास्टिक लिमिट नहीं दिया हो तो हम हमेशा डक्टाइल मटेरियल केस में कौन सा पॉइंट लेंगे? यील्ड पॉइंट। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इलास्टिक लिमिट, क्योंकि ये सारा काम हम किस लिमिट के अंदर कर रहे हैं? इलास्टिक लिमिट के अंदर कर रहे हैं, और इलास्टिक लिमिट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो पता है क्या करेगा? वहां यील्ड पॉइंट की वैल्यू दे देगा। उस केस में आप इलास्टिक लिमिट ना लेके क्या कंसीडर कर लेंगे? यील्ड पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, और तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी टू द मैक्सिमम अलाउेबल लोड। ठीक है। इस अगर हम स्ट्रेस के टर्म में कहें, ठीक ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? किसका रेशियो होगा? अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अच्छा, वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे भाई? वर्किंग स्ट्रेस वही स्ट्रेस है जो आपने अभी तक पढ़ा है। वर्किंग स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। तो ये जो स्ट्रेस निकलेगा इसे हम क्या कहेंगे? वर्किंग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है। जो हमने स्ट्रेस पढ़ा है उससे हम वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू को क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। और अल्टीमेट की वैल्यू, अच्छा ध्यान रहे, अगर दो मटेरियल बिल्कुल, दो बॉडी एक ही मटेरियल के बने हुए हैं तो उनका अल्टीमेट पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि ये और ये सेम मटेरियल के बने हैं और हम इनकी टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं तो दोनों का जो हमें अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्ट्रेस पर यूनिट एरिया निकालते हैं ना, तो चाहे कितने भी मटेरियल हो, अगर सेम मटेरियल तो सबके लिए अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? चलिए, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम लिखेंगे, यहां पर दिया है 2 सर्कुलर बार ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। 2 सर्कुलर बार हैं जिनका नाम ए और बी है, ठीक ना, और दोनों किसके बने हुए हैं? सेम मटेरियल के बने हुए हैं। आगे कह रहा है आर सब्जेक्टेड टू यूनी एक्सियल लोडिंग। इनमें जो लोड लगाया गया है वो क्या है? यूनी एक्सियल। यूनी का मतलब वन डायरेक्शनल, ठीक ना, एक तरफ से सिर्फ खींचा जा रहा है, यानी 2 डायरेक्शन में ना खींचे, क्या खींच रहा है? एक डायरेक्शन में, यूनी एक्सियल लोडिंग में खींचा जा रहा है। इफ द डाया एंड लोड ऑफ बी इज 2 टाइम्स ए, डायामीटर और लोड किसका? बी पे, बी का डायमीटर और बी पे लगने वाला लोड 2 से क्या है? ए से क्या है? 2 टाइम्स है। ए से 2 टाइम्स है, तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताएं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए क्या होगा? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी ऐसे समझे, ये हमारे पास 2 बार हैं जिनके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया गया। मैं एक डायग्राम बना देता हूं। देखिए, ये है ए और ये है बी। यूनी एक्सियल लोडिंग है, इस पे भी पी लग रहा है और इस पे भी क्या लग रहा है?
ठीक है, एक तरफ से क्या कर दिया गया भाई, फिक्स कर दिया गया। और अब पूछ रहा है कि यदि B का जो डायामीटर है वो A से कितना है, 2 गुना है, और B पे लगने वाला जो लोड है वो A पे लगने वाले लोड से क्या है, 2 गुना है, यानी जिसका डायमीटर ज्यादा है उस पर लगने वाला लोड भी क्या है, ज्यादा। तो आपको रेशियो बताना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ B टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ A। ये रेशियो कितना होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे कैसे करना है। आइए देखें इधर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका, B अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी A, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये रेशियो होता है मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी टू द अलाउएबल वर्किंग लोड, इसका रेशियो होता है। जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इसे हम या तो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू मान लेते हैं या फिर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू मान लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो सपोज आपने डक्टाइल मटेरियल यूज किया तो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल या फिर वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बी, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बी अपॉन वर्किंग स्ट्रेस ऑफ बी अपॉन ए के लिए भी क्या लिखेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ ए अपॉन वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए। क्लियर है। अब ध्यान दें, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि अगर ए और बी दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, यही ट्रिक पॉइंट है, अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हैं इसका मतलब दोनों का अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बस यही वो जानना चाहता है। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा भाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बी बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए, कुछ कैंसिल हो जाएगा, बी और ए, तो बचेगा क्या, वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए अपॉन वर्किंग स्ट्रेस ऑफ बी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए क्या होगा भाई, लोड ऑन ए, लोड ऑन ए। अभी मैंने सिखाया था वर्किंग स्ट्रेस, जैसे हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन, यही तो होता है। तो अब हमें अगर वर्किंग स्ट्रेस निकालना है, दिस इज लोड अपॉन एरिया। क्लियर है। सो ए का लोड कितना है, पी ऑफ ए, लोड अपॉन ए अपॉन ए का एरिया पाई बाई 4 डी, इसका हम मान लेते हैं डायमीटर D1 और इसका मान लेते हैं D2। इसको DA कर दीजिए और इसको DB कर दीजिए, DA पाई बाई 4 डी स्क्वायर अपॉन B के लिए क्या होगा भाई, लोड अपॉन B अपॉन एरिया पाई बाई 4 DB का लिख सकते हैं ना। देखेंगे एक चीज, क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि डायामीटर ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ ए, ये चीज गिवन है। साथ ही एंड लोड ऑन बी इज 2 टाइम्स ऑफ लोड ऑन ए, ये भी गिवन है। तो इन्हीं चीजों का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका, बी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए कितना हो जाएगा भाई, पी ए अपॉन, तो इट इज पी ए अपॉन पाई बाई 4
बी ए का स्क्वायर, और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू पाई बाई 4 डीबी का स्क्वायर था, अब डीबी की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ बी ए का अपॉन पीबी, पीबी की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ पी ए। कैंसिल, कुछ कैंसिल होगा, यहां से देखिए पी ए और पी ए कैंसिल हो गया, और पाई बाई 4 से पाई बाई 4 भी कैंसिल हो गया, डी ए स्क्वायर से डी ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए डी ए से डी ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बट साथ में 2 का स्क्वायर भी तो होगा, तो ऊपर बचा और नीचे कितना रह गया था, 2। सो एफ ओ एस बी अपॉन एफ ओ एस ए इज इक्वल टू 2। क्लियर है, चल।